जिंदगी में अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना और जिनकी नीयत खराब है उनसे हमेशा दूर रहना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 25 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जो 11 करंट अफेयर हैं बहुत ही सिलेक्टिव है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का ये जिला आपका है होशंगाबाद। अब जो आपका मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है ये जो है किस नाम से जाना जाएगा, इसको अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। देखिए, नर्मदा दरअसल एक नदी का नाम है और नर्मदा नदी के बारे में आपको आज बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपका होशंगाबाद शहर है इसका नाम होशंगाबाद क्यों रखा गया था। देखिए, पहले जो है होशंगाबाद नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। होशंग शाह कौन था, ये मालवा का पहला शासक हुआ करता था। लेकिन अब जो है जो मध्य प्रदेश राज्य की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी, इसके नाम पर अब इस शहर को यानी कि होशंगाबाद को जो है नर्मदापुरम कहा जाएगा। देखिए, होशंगाबाद में नर्मदा नदी के जो घाट है ये काफ़ी खूबसूरत हैं और इसीलिए इसका नामकरण फिर से किया गया है। तो अब जो है नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा होशंगाबाद, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की राज्य सरकार है इसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दे दिया है कि भाई अपने राज्य के इस शहर का नाम चेंज करना चाहते हैं, प्लीज़ ग्रांट मी। तो इसलिए जो है ये परमिशन ले रहे हैं केंद्र सरकार के। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने का फैसला किया है। और नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, जबकि नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा रिवर है इसको रेवा या फिर इसको जो है नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको पहले नर्मदा के नाम से जाना था लेकिन अब नर्मदा कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, जो आपकी नर्मदा नदी है ये आपकी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है और इसको जो है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात कहते हैं। यानी कि देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया कि निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये नदी कौन सी है, ये आपकी है नर्मदा रिवर। इसकी लंबाई कितनी है, देखिए नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्रोत है ये आपका है अमरकंटक। और देखिए, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये आपकी जो है अरब सागर में जाकर जो आपका गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी है वहाँ पर जाकर गिरती है। और इस पर जो है एक नर्मदा ब्रिज भी बनाया गया है। और नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर और गुजरात के बड़ोदरा से होकर बहती है, ठीक है। तो दो प्रमुख शहर आपके हैं, एक शहर आपका है मध्य प्रदेश का जबलपुर और दूसरा है बड़ोदरा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आपका जबलपुर प्लेस है यहाँ पर आपका है भेड़ा घाट जलप्रपात इसी नर्मदा नदी पर। काफ़ी खूबसूरत है और इसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, भेड़ा घाट जलप्रपात को। और मुझे इसका मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं जबलपुर गया था और मैंने इस भेड़ा घाट जलप्रपात को भी देखा, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप जबलपुर जाइए कभी भी तो वहाँ पर जरूर जाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कितने लोग जबलपुर से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट में मुझे पता है कि जो लोग जबलपुर से हैं इससे जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। तो देखिए, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जो सबसे कम उम्र की महिला बनी है इनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। यहाँ पर इनकी आपको फोटो भी दिख रही है। और यहाँ पर देखिए, हमने क्या बात किया सबसे कम उम्र की महिला, तो ये सबसे कम उम्र की महिला वर्तमान में कितने साल की हैं, 21 साल की हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है 21 वर्ष की उम्र में ये कारनामा किया है। तो इंग्लैंड की जो 21 वर्षीय ब्रिटिश महिला है जैस्मीन हैरिसन, ये अब जो है अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इसको याद रखिएगा, उम्र कितनी है, 21 साल। देखिए, जो आपकी जैस्मीन हैरिसन है इन्होंने 12 दिसंबर 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की और फिर 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ पहुंची। देखिए, जो आपकी जैस्मीन हैरिसन है ये पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक हैं और वार टेंडर है। इन्होंने 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार किया, ठीक है। और इन्होंने कितनी यात्रा की, 3000 मील की, यानी कि लगभग 4828 किलोमीटर की यात्रा की।
तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहते हैं कि सर आप केवल करेंट अफेयर क्यों पढ़ाते हैं। तो देखिए मुझे एक बहुत अच्छा स्रोत मिला है जो आपके लिए कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं रेलवे के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो बहुत सारे जितने भी मतलब जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टेट का एग्जाम हो गया, सुपर टेट का एग्जाम हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्स की जो है ये लोग चला रहे हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप जो है मतलब इनकी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको जो है लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे कि डिटेल्स पूरा दिख रहा है, पूरा सिलेबस ये लोग कवर करते हैं और एक्सपर्ट जो है ये आपको पढ़ाते हैं पूरा सिलेबस। बाकी करेंट अफेयर तो मैं आपको देता ही हूँ, लेकिन आप जो है यहाँ पर जाकर इनके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। देखिए अभी 50% का ऑफर चल रहा है ग्रेडअप पे, और ग्रेडअप की जो सारी लिंक्स वगैरह हैं, देखिए आप इसकी डेमो क्लास भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको दी गई है। तो पहले आप डेमो क्लास देख लीजिए, अगर डेमो में आपको समझ में आए तो आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं इनके कोर्सेज को। तो अभी ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का, ठीक है। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 मंथ का जो कोर्स है अभी आपको ये 1500 मिलेगा, 6 मंथ का जो कोर्स है आपको 2250 मिलेगा, 12 महीने का कोर्स आप 2850 में खरीद सकते हैं, 1 साल का कोर्स, और 2 साल के कोर्सेज को आप 3450 में खरीद सकते हैं। और ये ऑफर जो है आपका आज ही लास्ट डेट है, मतलब आज के बाद ये ऑफर शायद समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये आज के लिए ऑफर है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। सारी लिंक्स सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और ऊपर आई बटन पे मैंने जो है लिंक दे रखी है। तो आप इन टेस्ट सीरीज के पहले जो है जो डेमो क्लासेस है उनको देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको जरूर परचेज कीजिए ताकि आपको घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग मिले। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 1500, आप 1500 में पहले 3 महीने कोर्स लीजिए और 3 महीने में अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी कर लीजिए अपने कोर्सेज के हिसाब से। बाकी तो करेंट अफेयर मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, करेंट अफेयर आप यहीं से पढ़ते रहिए। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये मनाया गया है 24 फरवरी को, और इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। देखिए जो आपका केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजीत कुमार, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाता है, ये मनाता है 24 फरवरी को। क्यों मनाता है, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अधिनियम की बात हो रही है, यहाँ पे बोर्ड की। आप देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते सर यहाँ पे आपने 24 बताया, यहाँ पे 1, तो सुनने की प्रैक्टिस पहले डालिए। हमने क्या कहा, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1964 को, ठीक है। बाकी जो आपका ये 24 फरवरी वाला दिन है, 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था, इसीलिए 24 फरवरी हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। चौथा कि हाल ही में किस देश ने गिद्धों के लिए एक विषैली दवाओं पर गिद्धों के लिए जो विषैली दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए एक स्पेसिफिक दवा है जिसका नाम है कीटोप्रोफेन, ठीक है। तो कीटोप्रोफेन जो है ये एक दर्द निवारक दवा है जिस पर अभी हाल ही में बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। और थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे इसको। देखिए बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए कीटोप्रोफेन दवा को इंसान नहीं खाता है, ये जानवरों के इलाज के लिए है। मवेशी यानी कि जो आपके भैंस वगैरह हो गए या फिर गाय हो गई, तो इनको अगर कहीं शरीर में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो उनके लिए जो है दर्द निवारक दवा के रूप में उनके शरीर में इसको इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्ट भी किया जाता है, इसका सिरप वगैरह भी आता है। देखिए ये दर्द निवारक दवा क्या होता है, हम तो गाय भैंस को तो लगा देते हैं, लेकिन जब हमारे गाय भैंस मरते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा सड़कों किनारे आपको बहुत सारे गाय भैंस ये जो है मरे पड़े मिलते हैं और उन पर बहुत सारे गिद्ध यानी कि वल्चर जो होते हैं, ठीक है, ये टूट पड़ते हैं, उनको नोच नोच के खाते हैं। तो ये दवा अगर हमने अपने जानवर को दिया है तो इनके मांस में, इनके शरीर में इसके कुछ अंश होंगे और इसी अंश को जो है मांस के द्वारा खाकर ये गिद्ध जो है फिर मर जाता है। तो इसलिए गिद्धों की संख्या कम हो रही है। तो संकटग्रस्त जो आपके गिद्ध हैं, ठीक है, तो इनकी रक्षा के लिए और इनकी आबादी को बचाने के लिए ये ऐतिहासिक कदम है आपका बांग्लादेश सरकार का। इसने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और इनमें से एक आपका है कीटोप्रोफेन। पांचवा की हाल ही में नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका नागालैंड राज्य है, ठीक है, वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए
विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो है कुल 6 करोड़ 80 लाख डॉलर की जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते से कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी नागालैंड में। और इसके अतिरिक्त इससे जो है जो नागालैंड में छात्र और शिक्षक हो गए इनको ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिलेगी। देखिए जो आपका नागालैंड है इसकी कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर है RN रवि, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो, पॉपुलेशन यहाँ की है 22.8 लाख। छठा प्रश्न है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है ये कर्नाटका में आयोजित होगा। ये घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की है। देखिए जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका जो पहला संस्करण है ये 2020 में फरवरी महीने में ही आयोजित किया गया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। और दूसरा कहाँ पे, कर्नाटका में आयोजित होगा 2021 वाला, ठीक है। तो जो आपका फरवरी 2020 जो है इसमें आयोजित किया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, इसका पहला संस्करण। और सभी राज्य यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसके 158 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कुल अंडर 25 आयु वर्ग में कुल 3182 एथलीटों की कुल भागीदारी देखी गई थी इसके पहले संस्करण में। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्ट आपको सबसे पहले जो है दिमाग में घुसा लेना है। पहला ये कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण है ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित की गई थी। और 2021 में इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो है ये कर्नाटका में आयोजित होगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच में कितने मिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए ये अमाउंट है आपका 100 मिलियन डॉलर। याद रखिएगा भारत और मॉरिशस के बीच में अभी हाल ही में 100 मिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए फरवरी 2021 में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर दो प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्र के देशों मालदीव और मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर थे। देखिए कभी कभी विदेश यात्राओं पर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा नेता किस देश की यात्रा पर था। तो अभी खैर विदेश यात्राएं सबकी कैंसिल हैं, लेकिन फिर भी हमारे विदेश मंत्री जो है जिनका नाम है S जयशंकर है ये मालदीव और मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, ठीक। और अपनी इसी यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस के साथ में एक मुक्त व्यापार समझौते या फिर व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था। मॉरिशस की बात करें तो देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, मुद्रा यहाँ की है मॉरिशस रुपया और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। आठवां की विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। देखिए आज मैं जो है आपसे 10 बजे लाइव जो है रूबरू होऊंगा। 10 बजे मैं लाइव आऊँगा और हम लोग जो है एक धरना करेंगे, किस लिए, हमारे SSC के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि देखिए सभी लोग मूवमेंट चला रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने छात्रों के लिए। और कल मैं दिन में लाइव आया भी था और हज़ारों लोग वहाँ पे जुड़े थे। तो आज एक साथ सबको जुड़ना है, आज संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। जितना हम लाइव धरने में जो है अपनी बात को जो है कहेंगे और वहाँ पे हैशटैग करेंगे उतना ही जो है सरकार तक हमारी बातें पहुँचेंगी, ठीक है। तो 10 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे, 10 बजे मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे। आठवां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये अब भारत में बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। इसकी विशेषता क्या है, देखिए गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जो आपका मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है, ये अब देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। और यही नहीं, इसके ढांचे में बदलाव कर दिया गया है और अब इसका नया नाम दे दिया गया है। जो आपका मोटेरा स्टेडियम है ये अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा कि गुजरात के मोटेरा में स्थित जो आपका मोटेरा स्टेडियम जो आपका है, ठीक है, ये अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बनाया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए जो आपका ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव के तहत आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव के तहत क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस समेत जो है तमाम खेलों के लिए भी जगह होगी यहाँ पे। यानी कि बहुत बड़ा स्पेस बनाया गया है। इस स्पेस में एक स्टेडियम है, इस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। बाकी बहुत सारे यहाँ पे एनक्लेव्स बनाए गए हैं बहुत सारे खेलों के लिए। और इस एनक्लेव का क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव, ठीक है। देखिए बहुत कल से मैंने देखा सोशल मीडिया पे इस पर बहुत बहस हो रही थी कि इस स्टेडियम का नाम आपने
नरेंद्र मोदी के नाम पे क्यों रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो रहा है। देखिए इनक्लेव का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ही है, लेकिन स्टेडियम का नाम ही केवल रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर, और ये पहले मोटेरा स्टेडियम था और ये अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। तो जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव है, इसमें कौन कौन से गेम हो सकते हैं? इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस समेत तमाम खेलों के लिए जो है इसमें जगह होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओलंपिक गेम्स का भी हम आयोजन इस कर सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव में। तो ओलंपिक में होने वाले तमाम खेलों के लिहाज से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि ओलंपिक गेम्स जो है जब भी भारत में आयोजित हो, इसके लिए हमारे पास जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एनक्लेव है, ठीक है, इसमें ये सारे स्पेस हो अवेलेबल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो न्यूज़ होती है ना, उसको प्योर रूप से जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है प्योर न्यूज ही पूछी जाती है, अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। इंडिया न्यूज़ और पता नहीं कौन कौन से न्यूज़ और पता नहीं कौन कौन सा टीवी न्यूज़ जो है, इन सबको जो है बकवास न्यूज़ है, मतलब इनसे दूर रहा कीजिए। देखिए जो आपका ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसके तहत बने विशाल स्टेडियम में, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बना कहा गया है, ठीक है, मतलब इसका नाम रखा गया है। तो इसमें 1.32 लाख दर्शक एक साथ मैच देख सकते हैं। और इससे पहले देखिए भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, ये था ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। अब पहला हो गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। देखिए जो आपका ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, ये 63 एकड़ में बना हुआ है, और इसको बनाने में 800 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। और इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 1.3 लाख दर्शक, यानी कि 1,32,000 लोग जो है एक साथ मैच देख सकते हैं। और इसके साथ ही अब जो है ईडन गार्डन नहीं, बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा अधिक दर्शकों की क्षमता वाला मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था, ये भी जो है इससे पीछे छूट गया है। देखिए वर्तमान में जो आपका ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम था, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन अब हमारा नंबर 1 हो गया कौन? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था, इसमें 90,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, और हमारे वाले में कितना है? 1,32,000। देखिए ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नवा प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में किस अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया? तो देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को जो है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। देखिए 2021 के पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं दादा साहब फाल्के के। देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को दिया गया छपाक के लिए। याद रखिएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर फीमेल का पुरस्कार किसने जीता है? दीपिका पादुकोण ने छपाक के लिए। और बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी ने जीता है गिल्टी के लिए। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है पुरुष वाला, ये स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है दिल बेचारा फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को मिला है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का पुरस्कार के मेनन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है ये अनुराग बासु को लूडो के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार विक्रांत मैसी को मिला है छपाक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार राधिका मदान को मिला है अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का पुरस्कार कुणाल खेमू को दिया गया है लूट केस के लिए। और बेस्ट एक्टर वेब सीरीज का पुरस्कार बॉबी देओल को दिया गया है आश्रम फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज का पुरस्कार सुष्मिता सेन को आर्या के लिए दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार स्कैम को दिया गया है स्कैम 1992 को, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार स्कैम 1992 को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार तितलियां को मिला है। देखिए तितलियां जो सॉन्ग आपका है पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से अब वफा करता है, छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। तो ये वाला सॉन्ग जो आपका है काफ़ी चल रहा है आजकल, तो इसी को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये गाना मैंने इसलिए गा दिया आपके लिए ताकि आपको याद रहे। बेस्ट टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार कुंडली भाग्य को मिला है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डब्बू रत्नानी को दिया गया। और स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिव्या खोसला कुमार को दिया गया है। दिव्या खोसला कुमार का जो गाना नहीं आया था वो कौन सा गाना था आपका?
याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, ठीक है, नया वाला जो वर्जन है इसका। तो इनको दिव्या खोसला कुमार को स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इनका गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार सुरभि चंद्रा को दिया गया। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार धीरज धूपर को दिया गया। परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नूरा फतेही को दिया गया है। देखिए नूरा फतेही का डांस काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा डांस करती हैं ये। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार धर्मेंद्र जी को दिया गया है, धर्मपा जी को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार चेतन भगत को दिया गया, ये एक राइटर हैं। तो ये आपका है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021। इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी, सारे पुरस्कारों के बारे में। कुछ और भी फैक्ट है। देखिए जो आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये सबसे रचनात्मक फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करने, प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच है। और जो आपका DPIFF यानी कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये मनोरंजन और फिल्म उद्योग को सम्मानित करने और सराहना करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह की मेजबानी करता है। और ये उन बेस्ट कथाकार, रचनात्मक लेखकों, भावी फिल्म निर्माताओं, महान कलाकारों का स्मरण करता है जो महान भारतीय सिनेमा का हिस्सा हैं। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसने 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है। CEO इसके हैं राजकिरण राय जी और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। 11वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल खुल्लर जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया। ये 2012 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने 3 साल तक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी थी। और ट्राई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने से पहले ये वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय में सचिव के रूप में काम कर रहे थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए लाइक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया, बताइए। दूसरा है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी, बताइए। तीसरा कि हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी, बताइए। पांचवा कि हाल ही में NTPC ने भारत में किस इंटरसिटी रूट पर अपनी तरह की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या है। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? तो देखिए ये प्लेस आपका है दर्रांग जिला। और दूसरा था कि हाल ही में चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो इसको 12 वर्ष कर दिया गया है 14 से घटाकर। तीसरा था कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो देखिए इनका नाम है नाओमी ओसाका। चौथा था कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो देखिए इनका नाम है नोवाक जोकोविच। पांचवा था कि हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया? तो देखिए ये अमाउंट है 363 करोड़ रुपए। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कोई वीडियो कैसा लगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के जितने लिंक दिए गए हैं वहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा।